फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लॉइटेशन का मीनिंग क्या है? एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण। जब ग्राहक का शोषण किया जाए, क्या किया जाए? ग्राहक का शोषण, तो उसे बोलते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। अब बहुत सारे तरीके मैंने आपको, हाँ, ग्राहक मीन्स उपभोक्ता, तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे रीजंस दिए थे ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन कि ग्राहक जो है एक्सप्लॉइट कैसे होता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाई प्राइसेस। हाई प्राइसेस मतलब जब ग्राहक से एक नॉर्मल चीज के लिए ज्यादा पैसे लिए जाएं, किसके द्वारा? प्रोड्यूसर और सेलर के द्वारा। द नेक्स्ट टॉपिक जो दूसरा तरीका होता है वो होता है हमारा इंफीरियर क्वालिटी। इंफीरियर क्वालिटी मतलब ग्राहक को सस्ती या बेकार क्वालिटी की चीज प्रोवाइड करना। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था फॉल्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देना। फॉल्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ग्राहक के पास सारी जानकारी होनी चाहिए। ओके, ग्राहक के पास सारी जानकारी होनी चाहिए किसको लेकर? प्रोडक्ट को लेकर। बट जब ग्राहक हमारे पास कोई चीज लेने आए तो हम उसको सारी जानकारी ना दें, ठीक है, कुछ जानकारी छुपा जाए, और वो जानकारी जो है उसके लिए कभी कभी दिक्कत भी पैदा कर सकती है। तो ये कुछ तरीके जो थे मैंने आप लोगों को बताए थे। इसके अलावा भी जो था रॉन्ग मेजरमेंट। रॉन्ग मेजरमेंट वाला भी मैंने आप लोगों को उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। जैसा कि हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज में देखा हुआ है कि राशन की शॉप अगर आप भी जाके देखें तो तोल में गड़बड़ करना। कैसे तोल में गड़बड़ करना? वो जो एक पॉट होता है जिसमें सामान को रखा जाता है, उसके नीचे कुछ वजन चिपका दिया, मैग्नेट चिपका दी। इस तरीके से रॉन्ग मेजरमेंट किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर्स और द सेलर्स। और किसको ठगा जाता है? फाइनली कंज्यूमर्स को ठगा जाता है। वी ऑल आर कंज्यूमर्स, हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं, और हम सब लोग कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट होते हैं। अब मैंने उसमें आपको एक और टॉपिक के बारे में बताया हुआ था उसी पिछली वीडियो में। देन कारण क्या है हमारे एक्सप्लॉइट होने के? हमारे जो सबसे बड़ा कारण है एक्सप्लॉइट होने का, हमारा यानी ग्राहक का शोषण होने का सबसे प्रमुख कारण होता है लेक ऑफ नॉलेज। लेक ऑफ नॉलेज का मतलब होता है हमारे पास जानकारी का अभाव होना। किसका अभाव होना? जानकारी का। हम लोग कभी भी जानकारी, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी लेने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ उस प्रोडक्ट को सुना, उस प्रोडक्ट को देखा, अगर किसी ने मंगाया तो हम गए, लेकर आकर उसको दे दिया या हमने यूज कर लिया, बात खत्म। बट उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा जो जानकारियां होती हैं, उन जानकारियों को हम कभी भी समझने की कोशिश ही नहीं करते। और ये एक बड़ा कारण बन जाता है ऑफ आवर एक्सप्लॉइटेशन, हमारे शोषण का। ओके, नाउ और भी बहुत सारे तरीके हैं। मोनोपोली मैंने आप लोगों को बताया था। व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली को हिंदी में बोलते हैं एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब होता है किसी एक सिंगल प्रोड्यूसर, किसी एक सिंगल सेलर का किस पर कब्जा होना? सेल पर या प्रोडक्शन पर। किस पर कंट्रोल होना? सेल पर या प्रोडक्शन पर। ठीक है, कैसे? अगर कोई एक ही व्यक्ति, कोई एक चीज मार्केट में, कोई एक चीज है जो लोग बड़ा पसंद करते हैं, बट उसको बनाने वाली कोई एक ही फर्म है या बेचने वाला कोई एक ही दुकानदार है, देन दुकानदार के पास एक मोनोपोली जनरेट हो जाएगी, एक अधिकार, एक एकाधिकार जनरेट हो जाएगा, और वो ग्राहक से जितना चाहे उतना कीमत वसूल कर सकता है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए।
क्यों? क्योंकि और कहीं तो वो कमोडिटी मिल नहीं रही है और मुझे वो चीज चाहिए ही, तो मुझे उसके मन के मुताबिक, उसकी विश के मुताबिक पैसा देना पड़ेगा। इफ आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, अगर मुझे वो पर्टिकुलर कमोडिटी चाहिए तो। नाउ इट्स क्लियर, ठीक है। देन अगला मैंने आप लोगों को बहुत सारे बताया था, एक इलिटरेसी भी होता है कारण। क्या होता है? इलिटरेसी। अब इलिटरेसी क्या होती है? इलिटरेसी यानी अनपढ़ता। इलिटरेसी सब लोगों को पता होगा, ये हमारे देश की एक सबसे बड़ी मेजर चैलेंजेस या मेजर चैलेंज ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारे देश का एक बहुत बड़ा चैलेंज है इलिटरेसी। हमारे देश में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब जब हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो हम आसानी से किसी की भी बातों में आ जाते हैं। किसी ने भी हमको कुछ भी कहा, हम उस चीज को मान लेते हैं, बिकॉज एक तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरी बात हमारे पास जानकारी नहीं है। अगर हम पढ़े लिखे होते तो हम समझने की कोशिश भी करते हैं, हम जानकारी इकट्ठा करने की भी कोशिश करते हैं। दोनों ही चीजें हो रही हैं, ना तो हम पढ़े लिखे हैं ना ही हमारे पास जानकारी है। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, बड़ी ही आसानी से हम लोगों को क्या कर लेते हैं? एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? जो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट आज के टाइम में एक बहुत भयंकर रोल प्ले कर रहा है ऑफ प्रोमोटिंग अ प्रोडक्ट। किसी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, चाहे आप वो पतंजलि ले लें तो वे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, चाहे आप हिंदुस्तान लीवर ले लें वो एडवर्टाइजमेंट करता है, चाहे कोई कार ले लें, कार के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, टूथपेस्ट के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, देन जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं उसके एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। और वो एडवर्टाइजमेंट्स को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को ऐसा लगे कि अरे वाह कितना अच्छी चीज है, इससे मुझे कितना फायदा मिलने वाला है। एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर जी करते हैं, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। ओके, तो बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी वो बोलते हैं ना, आपने सुना भी होगा, सुना है या नहीं है? सुना है या नहीं सुना स्टूडेंट्स? ओके, सुना होगा एडवर्टाइजमेंट। तो बहुत ही फेमस एडवर्टाइजमेंट है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। हाँ गुड। तो सचिन तेंदुलकर तो ऑलरेडी एनर्जेटिक है और वो बहुत ही फेमस है, बट जब सचिन तेंदुलकर ने कहा कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, तो बहुत सारे बच्चों ने वो एनर्जी ड्रिंक पीना शुरू कर दिया। अब चाहे उनमें एनर्जी आए या उनमें एनर्जी ना आए, बट दे स्टार्ट कंज्यूमिंग इट। ओके, देन एक च्युइंगम का एड था, मुझे बड़ा पसंद है, हैप्पीडेंट। हैप्पीडेंट में बहुत पुराना एक एड था, उसमें जो था जब वो हैप्पीडेंट खाता था तो उसके जो दांत थे, जो टीथ थे, वो ट्यूबलाइट के जैसे चमकने लगते थे। ओके, यस मनीषा। हाँ, तो उसके जो दांत थे ट्यूबलाइट के जैसे चमकने लगते थे। तो एक बारात निकल रही होती है तो लोग जो रहते हैं, जैसे नॉर्मल बारात में जो लाइटिंग होती है, वहां पर लोग लटके हुए थे और उनके दांतों से रोशनी हो रही थी। ओके, ओके मोनिशा, आई विल नाउ लिसन केयरफुली टू मी। ओके ओके ओके, सो तो वहां पर कुछ लोग जो है बैडमिंटन, वो लोग दांत निकाल कर बैठे हुए थे और वो बैडमिंटन खेल रहे थे। तो ये फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। अब इस एडवर्टाइजमेंट के कारण हम लोग किसमें आ जाते हैं? उनके जाल में फंस जाते हैं और वी स्टार्ट कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और जबकि उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कुछ क्या है टाइप्स ऑफ, या हम बोल सकते हैं
कॉजेस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। ओके, दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए मेरे। आज का जो हमारा नया टॉपिक जिसको मैं लेना शुरू कर रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। सॉल्यूशंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन क्या है? कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के सॉल्यूशन, हम कैसे जो फ्रॉड्स हमारे साथ हो रहे हैं, जो हमें जो एक्सप्लॉयटेशन फेस करने पड़ रहे हैं, हम उनसे कैसे बचें। तो लिसन, द पॉइंट नंबर वन इज, द फर्स्ट वन इज कंज्यूमर एजुकेशन। आप लोगों ने बहुत बार टीवी में सुना होगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइज टू एजुकेट इट्स कंज्यूमर। जागो ग्राहक जागो, ये सुना है आपने शब्द? जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो बहुत कॉमन है। जब भी हम दूरदर्शन से आप बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, वहां पर बीच में जब एड्स आते हैं तो उसमें आता है जागो ग्राहक जागो। तो ग्राहक को कोशिश की जा रही है, अलग अलग मेजर्स लिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट। आप लोगों को भी ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है? ओके, आप लोगों को भी ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है कंज्यूमर अवेयरनेस, ये आपके सिलेबस में क्यों है? जस्ट टू एजुकेट यू, आप लोगों को शिक्षित करने के लिए। क्यों शिक्षित? क्योंकि आप भी एक कंज्यूमर हैं, हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, भले प्रोड्यूसर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, सेलर कोई चीज सेल कर रहा है, बट वे लोग भी कोई ना कोई चीज परचेज तो करते होंगे, देन दे आर बिकमिंग द कंज्यूमर्स। ओके, तो हर व्यक्ति कंज्यूमर है। तो यहाँ पर जो पहला तरीका है, जो पहला सॉल्यूशन है कि कैसे हमें एक्सप्लॉयटेशन से बचना है, तो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पॉइंट इज टू एजुकेट कंज्यूमर। ओके, पॉइंट नंबर वन इज क्लियर टू ऑल? पॉइंट नंबर वन क्लियर है सभी लोगों को? ओके, नाउ द पॉइंट नंबर सेकंड, परचेज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। अब स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स क्या होते हैं? ओके, वेरी गुड। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, स्टैंडर्ड गुड, अच्छे, हर मानकों पर खरे उतरे हुए गुड्स। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ टेस्टिंग प्रोसेसेस बनाए हुए हैं, और जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उस प्रोडक्ट को उन टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और उन टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजरने के बाद उस पर एक सील या सिंबल बना दिया जाता है। वो क्यों बनाया जाता है? गवर्नमेंट वो सिंबल इसलिए लगाती है क्योंकि गवर्नमेंट कहती है नाउ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट या दिस प्रोडक्ट इज अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टू यूज। जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं ना, प्रेस है, पंखा है, वहां पर ISI मार्क होता है। एडवर्टाइजमेंट में भी बताते हैं कि ये कंपनी ISI मार्क्ड है। ISI मार्क के बारे में सुना हुआ है? ओके, सुना है आपने ISI मार्क के बारे में? प्लीज। ओके, वेरी गुड। तो ISI मार्क, ओके, ISI मार्क जो है वो एक स्टैंडर्ड टर्म्स कंडीशन, एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू उस जो पर्टिकुलर गुड पर वो लगा हुआ है उसकी चेकिंग होती है, देन गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि हाँ ये गुड स्टैंडर्ड है। नाउ ISI को छोड़िए, कॉमन, आजकल गोल्डन ज्वेलरी पे हॉलमार्क लगाया जा रहा है। हॉलमार्क के बारे में सुना होगा, आपके फैमिली में आपकी मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, सब ज्वेलरीज लेने जाती हैं। अभी अखबार में भी बहुत आ रहा है कि आप परचेज कीजिए हॉलमार्क ज्वेलरी। हॉलमार्क ज्वेलरी क्या है? हॉलमार्क ज्वेलरी, हॉलमार्क एक गवर्नमेंट की सील है जो उस पर्टिकुलर ज्वेलरी पर लगी हुई होती है।
और उसके मुताबिक वो ज्वेलरी उतने परसेंटेज की है। ओके, अगर हॉलमार्क होता है देन आप कहीं पर भी जाकर, किसी भी जगह जाकर उस चीज को उतने ही दाम में दे सकते हैं, वापस कर सकते हैं। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने जो है ज्वेलरीज पर हॉलमार्क लगाना कंपलसरी किया हुआ है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज टेकिंग कैश मेमो। कैश मेमो यानी हमारा जो बिल होता है, ठीक है, कैश मेमो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं, शॉपिंग करने गए या कुछ लेने गए, हम बिल नहीं लेते हैं, उसको पैसा दिया और पैसा लेकर आ गए। अब बाय चांस वो चीज आकर गड़बड़ हो जाती है, खराब हो जाती है, तो हमारे पास क्या नहीं रहता है, बिल नहीं रहता है, तो हम उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि लीगल एक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता होती है, बिल की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम हमारे कुछ जान पहचान वाले लोग जो रहते हैं उनके पास जाते हैं और सामान लेते हैं, वो बिना बिल के दे देते हैं, वो कहते हैं अरे हम तो बैठे हुए हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपको जब भी कोई दिक्कत है आप हमारे पास आए। बट जब हमें दिक्कत आती है तब वो कुछ ना कुछ बहाने लगाने शुरू कर देते हैं और हम लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी जो कंज्यूमर जो है एक्सप्लॉइट होता है, तो उसका बेस्ट तरीका है जब भी आप कोई चीज परचेज करें तो हमेशा उसका बिल साथ में लेकर रखें। ओके, द नेक्स्ट वन इज टू कंप्लेन कलेक्टिवली। टू कंप्लेन कलेक्टिवली, नाउ इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में मोनिशा को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मोनिशा को जो है संतोष सर जो है उसको नहीं उससे समझ में नहीं आ पा रहा है, बट मोनिशा अकेले को समझ में नहीं आ रहा है, तो मोनिशा कंप्लेन करती है हायर अथॉरिटी से कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है संतोष सर का। ओके, देखा जाएगा, बट हायर अथॉरिटीज देखेंगे कि और भी तो सारी क्लास पढ़ रही है, बट मोनिशा क्यों कंप्लेन कर रही है। तो बट मोनिशा के साथ में जब सारी क्लास मिलकर कंप्लेन करेगी, अब किसी भी टीचर के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, तो क्या होगा, फिर एक्शन लिया जाएगा। वैसे ही अगर एक ग्राहक किसी चीज की कंप्लेन करता है तो उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो एक ग्राहक है, उसे हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। बट अगर सारे ग्राहकों को प्रॉब्लम होगा और सारे ग्राहक मिलकर कलेक्टिवली जो रहेगा क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे, देन एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और हम लोग कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं। ओके, गॉट माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आई सब लोगों को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आई सबको? प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके, ओके, now the last one is to verify the expiry date. To verify the expiry date. To verify the expiry date का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई भी चीज परचेज करें, ये बहुत आसान चीज होती है, आप उसके पीछे उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, उस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान से पढ़ें और वहां पर उसकी एक्सपायरी डेट देखें कि कब कितनी तारीख को कौन से ईयर में ये जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा। हर चीज की एक लाइफ होती है, ठीक है, हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, देखना चाहिए, पड़ेगा नहीं, देखना चाहिए कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अगर वो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो चुका है तो हमें उसका जिस दुकानदार से हम वो चीज परचेस कर रहे हैं उसको बोलना चाहिए कि भाई ये एक्सपायर्ड है, आप हमें इसे क्यों दे रहे हैं। दूसरी चीज, जब भी आप कोई सामान लेके आए तो उसकी एक्सपायरी डेट आवश्यक तौर पर देखें। तो ये कुछ सॉल्यूशंस थे ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। ओके, नाउ इट्स क्लियर टू ऑल।
सभी लोगों को ये क्लियर हुए या नहीं? प्लीज रिप्लाई कीजिए फास्ट, रिप्लाई कीजिए बेटा। ओके ओके, वेरी गुड, ओके ओके, गुड, ओके। ना अब हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट ने कुछ अधिकार दिए हुए हैं, जिसको कंज्यूमर्स को क्या दिए हुए हैं? अधिकार, राइट्स, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ग्राहक के कुछ अधिकार हैं जो सरकार ने उन्हें दिए हुए, जिन अधिकारों का वे प्रयोग कर सकते हैं, और अगर उन अधिकारों का कोई हनन करता है या उन अधिकारों को देने में कोई गड़बड़ी करता है, तो जो कंज्यूमर है उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स भी कर सकता है। तो ये अधिकार क्या है? मैं आपको 4 अधिकारों के बारे में बता रहा हूँ। ओके, तो नंबर 1 इज राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या होता है? हमारा अधिकार है इसका सेफ्टी का। हम, ये प्रोड्यूसर की ड्यूटी है, सेलर की ड्यूटी है, वो जो भी हमको सामान दे रहा है वो सामान सेफ और सिक्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेफ और सिक्योर। कैसा होना चाहिए? सेफ एंड सिक्योर। सेफ एंड सिक्योर का मतलब उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि कोई हम सामान लेने गए और उसमें प्रिकॉशंस भी होनी चाहिए कि इस सामान को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल नहीं करना है, हमको फिर उस प्रिकॉशंस के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर उन प्रिकॉशंस के इस्तेमाल करने के बाद भी हमारे साथ कोई हादसा होता है, देन उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो प्रोड्यूसर जिम्मेदार होगा जिसने वो चीज बनाई है। तो ये होता है पहला, राइट टू सेफ्टी। ओके, देन राइट टू बी इन्फॉर्म, इसको अपन बोलते हैं RTI। क्या बोलते हैं? RTI, राइट टू इन्फॉर्म। और एक और इससे सिमिलर होता है RTE, वो होता है राइट टू एजुकेशन। राइट ऑफ एजुकेशन होता है राइट टू एजुकेशन। RTE जो बच्चों का जो एडमिशन होता है ना स्कूल्स में, फ्री एडमिशन होता है गवर्नमेंट के थ्रू, आप लोगों ने सुना भी होगा, बट यहाँ पर वो अलग है। यहाँ पर है RTI, राइट टू इन्फॉर्म। राइट टू इन्फॉर्म का मतलब होता है ग्राहक को इन्फॉर्म यानी सूचित किया जाना अबाउट द प्रोडक्ट, उसमें क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट कब होगी, ये कब तक यूज किया जा सकता है, कब तक हम इसको यूज नहीं सॉरी कितने समय के बाद हम इसको यूज नहीं करेंगे, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें। तो हम देखते हैं जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं, हम उसके पीछे की तरफ देखते हैं तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ये इंफॉर्मेशन क्यों दी जा रही है? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस राइट, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हर व्यक्ति को आप इन्फॉर्म करेंगे, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये जो राइट टू इन्फॉर्म जो एक्ट था वो हमारे देश में 2005 में पारित किया गया। कब? 2005। कब पारित किया गया? 2005। नाउ राइट टू चूज, चूज यानी चुनना। हम पर कोई भी प्रोड्यूसर या सेलर किसी भी चीज को थोप नहीं सकता है। थोप नहीं सकता है कि नहीं आप तो यही लेना पड़ेगा।
आपको यही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकता है। इट इज आवर चॉइस, ये हमारी चॉइस है कि हमें क्या लेना है या क्या नहीं लेना है। Nobody will force on us to buy or to purchase anything, किसी भी चीज को परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए। क्लियर? Now the fourth one is right to redressal. Right to redressal. Redressal यहाँ पर बोला हुआ है right to complaint के लिए। अगर हमारा कोई भी राइट जो है उसका हनन होता है, इट मीन्स कोई भी राइट जो है किसी के द्वारा उसमें फॉलो ना किया जा फॉलो नहीं कर पाते हैं या कोई फॉलो नहीं करता है, कोई भी प्रोड्यूसर और सेलर, तो हम उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट्स में जा सकते हैं। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कंज्यूमर फोरम्स का मतलब होता है कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए हुए हैं हर लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। और ये जो कोर्ट्स होते हैं वहां पर कंज्यूमर अपनी शिकायत लेके जाता है, उस शिकायत को समझा जाता है और जल्द से जल्द क्या होता है, उस पे निष्कर्ष निकालकर जो फॉल्टी पार्टी होती है, जिसमें फॉल्ट है, उसके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जाते हैं या उस पर फाइन या पेनल्टी लगाई जाती है। इसका एक मैं केस बताता हूँ। हमारे आज तो एंड्रॉइड फोन बड़े कॉमन हो गए हैं। इससे पहले जो एंड्रॉइड फोन थे, एंड्रॉइड फोन कौन सा था, कोई भी एक कंपनी थी जिसने सबसे पहले एंड्रॉइड फोन जो थे सैमसंग ने लाने शुरू किए थे, या सैमसंग ने, हाँ एप्पल का कोई एक मॉडल था, वो अलग बात है बट इसी से रिलेटेड है। एक मॉडल था, कोई मॉडल की कॉपी की, ठीक है, उसने एज इट इज मॉडल निकाल दिया सैमसंग के, सॉरी गूगल के, एप्पल के जैसा। देन तो एप्पल जो था, ओके व्हाटएवर, मोटोरोला हो, मैं तो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तो वो उसके खिलाफ कोर्ट में गए। वहां पर एप्पल या जो भी कंपनी है